तो मैंने 2 फ्लैट का एग्रीमेंट बनवाया, उनको कुछ पेमेंट की, फिर दोबारा पेमेंट की, कुल मिलाकर के उनको मैंने 1 करोड़ 59 लाख रुपए की पेमेंट की। मैंने कई मर्तबा कहा कि भाई मेरे पैसे वापस कर दिए, मेरे पैसे वापस कर दीजिए। मैंने और कई लोगों से कहा कि भाई इससे बात करो, पैसे वापस कर दे वरना मैं बिला वजह पुलिस में जाऊँगा। मेरे साथ ऐसा हो गया तो आपको पता चल गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मकान, जिनके पैसे, जिनके पेपर्स बना लिए गए, उनके मकानों पे कब्जे कर लिए गए, उनके प्लॉट पे कब्जा कर लिया गया, उनके फ्लैट पे कब्जा कर लिया गया और वो इन नेताओं के इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं। वैसे दर्जनों लोगों को जानता हूँ। बदकिस्मती ये है कि ओखला का हर नेता उसका एक अपना पालतू बिल्डर है और एक पालतू स्टेबाज है। ये और बहुत संजीदगी के साथ ये बात मैं कह रहा हूं। अगर किसी नेता को मेरी इस बात से ऑब्जेक्शन हो तो वो नेता मुझसे बात पूछ सकता है और मैं उसका पूरा शिजरा पढ़ के सुना दूंगा कि देख तेरी औकात ये है। फिर अमाना साहब के रिश्ते कैसे हैं आपसे वही मुझे मालूम है। भला आप उनके साथ रहते हो नहीं रहते हो, उनसे आपकी कितनी गहरी दोस्ती है मुझे सब पता है। तो अमानत साहब को जो दोस्त होगा वो इस तरह परेशान रहेगा। एक्चुअली मैं बहुत गलतफहमी में था कि अमानत साहब मेरा साथ देंगे। इनको जब तक तुम जेल में नहीं रखोगे, इनको तुम बर्बाद नहीं करोगे पूरी तरह से और इनसे दूसरे लोगों को बचाओगे नहीं, तब तक ये तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, वरना ये तुमसे कहेंगे कि अगले हफ्ते, अगला महीना, अगला साल। दोस्तों, ओखला के बारे में आम तौर पर एक चीज मशहूर है कि ये पढ़े लिखे लोगों की बस्ती है। ये एक हकीकत है कि दिल्ली के दूसरे जो मुस्लिम डोमिनेट इलाके हैं उसके मुकाबले ओखला ज़्यादा मशहूर है पढ़ाई लिखाई के मामले में। यहाँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, यहाँ बहुत सारी मुस्लिम तंजीमें हैं, यहाँ ऐसी ऐसी शख्सियत है जो न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर है। मगर अफसोस की बात यह है कि उसी ओखले में एक से एक फ्रॉडिये, चीटर, बेईमान, हर तरह के क्राइम करने वाले लोग मौजूद हैं। हर तरह की चीटिंग यहाँ लोगों के साथ होती है। आमतौर पे आप सुनते होंगे बिल्डर के बारे में लोग बहुत नाराज रहते हैं कि बिल्डर ने मुझसे चीटिंग कर ली। एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं बिल्डर के खिलाफ कभी भी डायरेक्ट कोई न्यूज नहीं बनाता, जबकि मैं जानता हूं ओखला में जो बिल्डिंग बन रही है उसमें क्या क्या कमी है। किसी का छज्जा एक्स्ट्रा निकला हुआ है, किसी ने बेसमेंट बना लिया है, किसी ने हाइट से ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बना ली है। लेकिन आपने देखा होगा मैंने कभी भी इस तरह की किसी बिल्डिंग के बारे में न्यूज नहीं बनाई। लेकिन अगर बिल्डिंग कोई ऐसी है जो डिस्प्यूटेड हो जाती है, मान लीजिए वहां बिल्डर ने किसी के साथ चीट कर लिया या वहां डिमोलिशन की कोई कार्रवाई हो गई या वहां कोई मामला ऐसा आ गया जो लीगल पेच में फंस गया, तो मैं उसकी न्यूज बनाता हूं। डायरेक्ट मैं ऐसी सैकड़ों बिल्डिंग को जानता हूं जो इलीगल बनी हुई है। बेसमेंट नहीं होना चाहिए, बेसमेंट बना हुआ है। छज्जा नहीं निकलना चाहिए, छज्जा निकला हुआ है। हाइट बहुत ज्यादा उसकी ऊंची है, फिर भी मैं कभी उसकी न्यूज नहीं बनाता, क्योंकि ऐसी न्यूज बनाने लगूंगा तो इसका मतलब यह है कि मैं बिल्डर को परेशान कर रहा हूं, उन्हें तंग कर रहा हूं। मैं सिर्फ वो न्यूज बनाता हूं इस तरह की जहां बिल्डर के खिलाफ कोई शिकायत आ जाती है। बिल्डर ने किसी के साथ चीटिंग कर ली, एक फ्लैट बनाया, 2 लोगों को बेच दिया। फ्लैट बनाया, हाइट से ज्यादा ऊंची बना ली, अब वहां मीटर ही नहीं लग रहा है, लोग परेशान हैं। या फिर किसी को बोला मैं आपको ये वाला फ्लैट दूंगा, दिया कोई और वाला फ्लैट। ऐसे के जब कोई मामले हो जाते हैं तो मैं न्यूज बनाता हूं। बिल्डर सबके सब खराब नहीं होते, ज्यादातर ओखले में अच्छे बिल्डर हैं और बिल्डरों का ये एहसान है, अगर वो बिल्डिंग नहीं बनाते, बिल्डिंग नहीं बेचते, लोग यहाँ नहीं रहते, इतनी बेहतरीन कॉलोनी जो बस गई है मुसलमानों की वो नहीं बसती, इसमें कामयाबी नहीं मिलती। तो बिल्डर ने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्हीं बिल्डरों में कुछ ऐसे हैं जो बहुत गलत काम करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, चीट करते हैं। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas.
soft, creamy, crispy, and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. हमारे साथ परवेज मोहम्मद साहब हैं। परवेज मोहम्मद साहब को ओखला के ज़्यादातर लोग जानते हैं। जो लोग पॉलिटिकली एक्टिव हैं वो भी जानते हैं, जो एजुकेशनली एक्टिव हैं वो भी जानते हैं, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है वो भी इनको जानते हैं। परवेज मोहम्मद साहब के साथ भी ऐसी ही एक चीटिंग हो गई है। जो लोग बिल्डिंग बनाते हैं या प्लॉट बेचते हैं, उनमें से कुछ लोगों ने इनके साथ भी चीटिंग कर ली है। तो मैं परवेज साहब के पास आया हूं, इनसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जैसे एक्टिव आदमी के साथ भी भला चीटिंग कैसे हो गई। मुझे ये बताइए, आपके साथ किसने चीटिंग की और किस तरह की चीटिंग हो गई? देखिए, ओखला में एक बिल्डर हैं नवेद हुसैन, बिजनौर से ताल्लुक है इनका। अबुल फजल में आजाद रोड पे रहते हैं। ये मेरे पास आए, इन्होंने कहा कि परवेज भाई, मैंने टीटीआई रोड पर 400 गज का प्लॉट लिया है और बहुत अच्छा नक्शा है, आप ले सकते हैं। तो मैंने शायद किसी बिल्डर से कहा था कि बिल्डर नहीं, किसी प्रॉपर्टी डीलर से कहा था कि भाई अगर कहीं अच्छी जगह पे जहाँ पे धूप वूप आती हो तो बताना मुझे, मैं अपने और अपने भाई के लिए फ्लैट लूंगा। तो मैंने इनसे कहा कि भाई आप बताएं, तो उन्होंने नक्शा दिखाया। मैंने नक्शा देखा, फिर मैंने कहा भाई एग्रीमेंट दिखाएं, आपके पास जमीन है अगर आपने ले ली है। तो इन्होंने एग्रीमेंट दिखाया जिसमें जीशान हैदर नाम के एक साहब हैं, जो अभी कुछ दिन पहले साल भर जेल में रह के आए हैं ईडी के मामले में, और उनका एग्रीमेंट था इनके साथ। ये उनके जेल जाने से पहले की बात है। तो मैंने 2 फ्लैट का एग्रीमेंट बनवाया, उनको कुछ पेमेंट की, फिर दोबारा पेमेंट की, कुल मिलाकर के उनको मैंने 1,59,00,000 रुपए की पेमेंट की। अब हुआ ये कि पहले कुछ दिन तक तो नवेद हुसैन साहब कहते रहे कि हमारे पास पेमेंट नहीं है, वो जेल में है, जब आएंगे तब हम वापस करेंगे। नहीं, वापस क्यों करेंगे? बनाएंगे नहीं क्या? जो बिल्डिंग थी वो बनाएंगे नहीं? पैसे वापस क्यों करेंगे? बनेगी ना। वो जो आपने चूंकि फ्लैट लेने के लिए वो दिया था पैसा, तो क्या वो बिल्डिंग बनी नहीं वहां पे? नहीं, वो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि पैसे जो है आपको पैसे ही वापस मिलेंगे। असल में यहाँ एक और भी दस्तूर है, उस पे बाद में मैं आऊंगा कि बिल्डर किस तरीके से और फायदे उठाते हैं। लेकिन फिलहाल ये बात कि उन्होंने कहा जी आपके पैसे वापस कर देंगे और आप ठीक है। मुझे उनकी मंशा समझ में आ रही थी, क्योंकि वो चाहते थे कि वो मेरे पैसे तो वो वापस करेंगे जब बिल्डिंग बन के बिक जाएगी उसके बाद, और उस पैसे को इस्तेमाल करेंगे और दूसरे से भी एडवांस लेकर करेंगे। इस तरह उनकी लागत कम लगेगी और वो बेच लेंगे फ्लैट। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप हमारे पैसे वापस कर दीजिए। अब ये मामला 2 साल से चल रहा है। 2 साल पहले की बात है? शुरुआत हुई? ये 2 साल, अक्टूबर 2023 की बात है, 2 या 3 अक्टूबर की बात है। तब से ये मामला चल रहा है और ये हजरत जो है इनकी समझ में नहीं आ रहा। मैंने कई मरतबा कहा कि भाई मेरे पैसे वापस कर दीजिए, मेरे पैसे वापस कर दीजिए। मैंने और कई लोगों से कहा कि भाई इससे बात करो, पैसे वापस कर दे, वरना मैं बिला वजह पुलिस में जाऊंगा, इलाका बदनाम होगा। और वैसे ही हम लोग इतनी मुसीबत में हैं, कोई एक बहाना, किसी जड़ से बहाना लग करके इलाके के ऊपर कोई आफत आ जाए तो कम से कम मैं वो अपने जिम्मे पे नहीं ले सकता हूँ। लेकिन रकम इतनी बड़ी है और पूरी जिंदगी की कमाई है, तो जाहिर बात है अब तकलीफ तो है। और आप जब मेरे घर में घुसे थे तब भी आपने कहा था कि आप बहुत कमजोर लग रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो मैं बेहद बीमार हूँ और क्या कहते हैं, इसीलिए मैं शायद बहुत दिनों से दिखाई भी नहीं पड़ रहा था लोगों को। और अगर पैसे लौटाने में वो क्या कह रहे हैं आपको? जो पैसा, जो पूरी रकम है वो किस्तों में लौटा सकते हैं, धीरे धीरे लौटा, क्या कह क्या रहे हैं? पहले तो वही कह रहे थे कि जी हम अगले महीने दे देंगे। फिर जब अगला महीना टाइम आता था तो 1.5 महीने तक वो ना फोन उठाते थे, ना घर पे मिलते थे, ना कुछ था। फिर उसके बाद उन्होंने 2-2 महीने का टाइम देना शुरू कर दिया। अब उसके बाद जब मैंने थोड़ा सा ज्यादा किया तो उन्होंने कहा जी क्या कहते हैं, पैसे जब आएंगे वहां से तब देंगे। तो मैंने पूछा भाई पैसे कहाँ से आएंगे? तो कह रहे हैं जीशान हैदर से जब पैसे आएंगे तब देंगे। अब
जब मैंने जीशान हैदर साहब के बारे में जानकारी जुटाई तो पता लगा जीशान हैदर साहब ने वहां पर एक बिल्डर है फराज अहमद साहब, उनकी बिल्डिंग का भी प्लॉट उन्होंने बेचा था। वहां जितने भी प्लॉट थे सारे इन्होंने बेचे थे। उस बिल्डिंग में 15 लोग रहते हैं जिन्होंने तकरीबन 1-1.5 करोड़ रुपए के शायद फ्लैट खरीद रखे हैं। उन सारे फ्लैट्स को किसी को पेपर नहीं दिया है, किसी का क्या कहते हैं, किसी के वहां मीटर नहीं लग पाया आज तक। वो परेशान है और बहुत बुरी तरह से परेशान है, उनकी समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। अब जीशान हैदर साहब मामला कई लोगों के थ्रू होता हुआ यहाँ के नेताओं ने भी जब देखा कि अब मामला बिगड़ सकता है तो उन नेताओं ने भी करने की कोशिश की, और उसके बाद जब बात हुई तो आज मैं जीशान हैदर साहब से मिलने पहुंचा तो पता चला जीशान हैदर साहब उसी प्लॉट के पीछे उनका भी एक और प्लॉट था, उस पे 400 गज की एक पूरी बिल्डिंग 5 मंजिल की बना चुके हैं, और जिसकी लागत कम से कम बनवाई कम से कम 4 करोड़ रुपए होगी कम से कम। और वो अभी वो पैसे नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा कि मैं जनवरी के आखिर में ही पैसे देने लायक होऊंगा। तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से जो डिप्रिसिएशन है, किस तरीके से जमीनें अप्रिशिएट हुई हैं। वही उतने जितने पैसे में मैं उस वक्त 2 फ्लैट ले सकता था, अब शायद मैं 1 फ्लैट भी नहीं खरीद सकता हूँ। तो पहले मुझे ये बताइए, आपकी शिकायत सिर्फ नवेद से है या और कुछ लोगों से भी है? नहीं, नवेद है क्या नवेद के साथ उनके 2 और पार्टनर हैं, उनका भी जिक्र है, लेकिन मेरी चूंकि डीलिंग नवेद से हुई थी इसलिए उनका नाम लेना बेहतर नहीं है। जीशान हैदर हैं, क्योंकि मतलब अभी मुझे ये पता चला कि जीशान हैदर जो हैं ये बहुत बड़े चीटर हैं। इन्होंने एक कश्मीरी थे, उनका 800 गज का प्लॉट जो है कब्जाया था और उसको कुछ भी पैसे नहीं दिए थे। और मतलब अब मेरी समझ में आ रहा है कि शायद हम लोगों ने ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ने दी तो आज हमारे गले तक इनका हाथ आ गया। आप जो डायरेक्ट चीटर कह रहे हैं जी, कोई सबूत भी है? आपके साथ तो एक धोखा मान लीजिए यहाँ दिख रहा है साफ-साफ जी, कि आपने पैसा दिया जी, तो चीटिंग हो गई। जी। लेकिन आप उनको चीटर कह रहे हैं तो ऐसे कोई सबूत भी है कि उन्होंने चीटिंग किसी के साथ की है? हाँ, बिल्कुल मैं जानता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग जानता हूँ। आप जो फराज की बिल्डिंग के हैं उसमें दसियों लोग जानता हूँ मैं। प्रोफेसर इम्तियाज साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, मतलब आप फिरोज साहब हैं, मतलब 15 लोगों को मैं लाके खड़ा कर दूंगा आपके सामने, जो लोग आप पिछले 4 साल से परेशान हैं कि उनके पास प्रॉपर्टी है लेकिन उसमें मीटर नहीं लगा, वो रह नहीं सकते उसमें। आप मतलब बर्बाद कर दिया इन्होंने, तबाह कर दिया है। जब बहुत ज्यादा कुछ हो गया, जब उस दिन से मैं वहां से लौटा तो मैंने कहा भाई देखो, ये वो लोग नहीं है जो मोहब्बत से मान जाएंगे। इनको जब तक तुम जेल में नहीं रखोगे, इनको तुम बर्बाद नहीं करोगे पूरी तरह से और इनसे दूसरे लोगों को बचाओगे नहीं, तब तक ये तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, वरना ये तुमसे कहेंगे कि अगले हफ्ते, अगला महीना, अगला साल। और ये यही हुआ है उन लोगों के साथ कि उनको 3.5 साल गुजार दिए उन्होंने। मतलब ये सोचिए, वो तकरीबन 20-22 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है और उसको 3.5 साल गुजार दिए उन्होंने। आप मुझे एक चीज बताइए, आप बता रहे हैं जीशान साहब जेल भी जा चुके हैं, जी, तो उनको एक एहसास होगा ना, यार मैं क्यों इस तरह की गलती करूंगा, एक बार मैं जेल जा चुका हूँ, क्यों फंसूंगा? वो कुछ डर तो उनको हो रही होगी कुछ? देखिए जीशान हैदर, आप जेल जाने को डर कहते हैं, मैं कहता हूँ जेल जाने से क्रिमिनल का डर खत्म हो जाता है। उसको ये पता है कि मैं इतने पैसे मार के कुछ दिन बाद जेल चला जाऊंगा, जेल में जाके रह आऊंगा, फिर अंदर ही से किसी और दूसरे बदमाश से धमकी दिला दूंगा तो हो सकता है खत्म हो जाए। अब जीशान हैदर साहब को जीशान हैदर साहब के तार कहां तक जुड़े हैं वो दुनिया जानती है। जीशान हैदर साहब जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, उनकी सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह है ये उन्हें शायद नहीं पता है। वो 4 मंजिल की बिल्डिंग बना रहे हैं और उनका पंगा जो है 16 फैमिलीज के साथ है। आप यहाँ पे बिल्डर जो हैं बहुत आसानी के साथ किसी को भी ये कह देते हैं कि अरे वो तो चीटर है। लेकिन जब अपनी कम्युनिटी का कोई आदमी चीट करता है, यहाँ पे दसियों ऐसे बिल्डर का नाम मैं गिना दूंगा जिन्होंने चीटिंग की है, लेकिन उन्होंने आज तक कभी भी कुछ नहीं किया है। आज तक कभी भी कुछ भी नहीं किया है। आप ये सोचिए, कल मैंने कई लोगों को फोन किया, कई बिल्डर्स को फोन किया, कोई बिल्डर बोलने के लिए तैयार नहीं है। परेश भाई, आप जैसा एक्टिव आदमी, मैं जितना आपको जानता हूँ, 2-3 चीज आपके बारे में मशहूर है। एक तो आपके ताल्लुकात बहुत ज्यादा हैं, लोगों से अच्छे ताल्लुकात हैं। आप खुद हाईली एजुकेटेड हैं, इंजीनियर रह चुके हैं, आपको ताल्लुकात बहुत हैं, बहुत एक्टिव आदमी हैं। आप जैसे एक्टिव आदमी के साथ ऐसा धोखा अगर हो सकता है, बिहार का, यूपी का, बंगाल का एक आदमी बहुत उम्मीद लेकर आता है ओखला में
कि वहाँ जा रहा हूँ, बच्चों को जामिया में पढ़ाऊँगा, वहाँ फ्लैट लूँगा। उन लोगों के साथ भला अब कैसे आदमी क्या सोचेगा? वो डरेगा नहीं वो? कि जब आप परवेज़ मोहम्मद को लोग चीट कर सकते हैं, तो हमारी क्या हैसियत है? देखिए, बदकिस्मती यही है कि यहाँ के लोग जो हैं अ, अपना नंबर कभी नहीं जोड़ते हैं। लोग दूसरे का नंबर जोड़ते हैं। वो सोचते हैं हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा, हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा। और जब मैं भी ज़ाहिर-सी बात है मैंने भी कई मामलों में जाकर के इंटरफियर किया लोगों से, लोगों की मदद की। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ज़्यादातर कंसर्न जो है मैंने इनके बारे में जो नवेद साहब हैं उनके बारे में जब फ़ेसबुक पे लिखा तो लोगों ने मुझे ये सलाह दी कि मिल बैठ कर के बात कर लीजिए, ऐसे नहीं होता ये। तो मिल बैठ कर के मुझे मांडवाली करनी है उनसे? या क्या करना है उनके साथ? क्या सजेशन दे रहे हैं आप? अरे आप अगर किसी बेईमान की हिमायत में खड़े हैं तो आप क्या बेईमान नहीं हैं? आप मतलब आपका दर्जा तो उस बेईमान से ज़्यादा बड़ा हो गया क्योंकि आप उस बेईमान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे एक अहम सवाल ये बताइए, कि अभी जो इलेक्शन हुआ है एमएलए वाला, जी, उससे पहले आपने मुझे कई इंटरव्यू दिया अमानत भाई के खिलाफ। जी, लेकिन इलेक्शन के दौरान दीवानगी की हद तक आप उनके सपोर्ट में थे। जी। मैं फेसबुक पर देख रहा था कि लोग आपको गाली लिख रहे थे। लेकिन मैं कहता भी था कि यार ये आदमी कैसा है, इसको तो कुछ असर ही नहीं हो रहा है, इतनी गाली दे रहे हैं लोग, बुरा भला कर रहे हैं लोग। लेकिन आखिर वक़्त तक आप अमानत साहब के साथ ही रहे, अमानत साहब जीत भी गए। अमानत साहब के रिश्ते कैसे हैं आपसे वही मुझे मालूम है। भला आप उनके साथ रहते हो, नहीं रहते हो, उनसे आपकी कितनी गहरी दोस्ती है मुझे सब पता है। तो अमानत साहब का जो दोस्त होगा, वो इस तरह परेशान रहेगा, एमएलए का दोस्त भी अगर परेशान है, तो अमानत साहब को क्या आपने कहा नहीं कि भाई इसमें आइए, सामने आइए, मदद कीजिए, समझाइए, इस मसले को हल कर लीजिए? एक्चुअली मैं बहुत गलतफ़हमी में था कि अमानत साहब मेरा साथ देंगे। मैंने उन्हें तकरीबन जब वो इसी केस में ज़ीशान हैदर वाले केस से जब वो जेल से बाहर आए, तो मैंने उनसे कहा कि भाई इस तरह का मेरा मसला है और आप इसमें मदद करिए। तो उन्होंने कहा जी परवेज़ भाई, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर वो लगातार यही सब करते रहे और आज समझ लीजिए कि तकरीबन 2 साल हो गए हमें और मतलब डेढ़ साल में अभी तक ना तो अ, ज़ीशान हैदर के सामने वो मुझे बिठा पाए कि ज़ीशान हैदर से कह दें कि भाई आज शाम तक ये सिलसिला खत्म हो जाना चाहिए, ना नवेद से इन्होंने कहा। एक इलाके के ज़िम्मेदार की ज़िम्मेदारी होती है कि अगर आपके नॉलेज में कोई चीज़ आती है तो आप उसको बड़ी सख्ती के साथ रोकें और एक ऐसी मिसाल बनाएँ, ऐसी सज़ा दें, ऐसी मिसाल बनाएँ कि दोबारा इस तरह की हरकत ना हो। और आपने एक सवाल पूछा था कि जब आपके साथ ऐसा हो गया, देखिए मेरे साथ ऐसा हो गया तो आपको पता चल गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मकान, जिनके पैसे, जिनके पेपर्स बना लिए गए, उनके मकानों पे कब्जे कर लिए गए, उनके प्लॉट पे कब्जा कर लिया गया, उनके फ्लैट पे कब्जा कर लिया गया और वो इन नेताओं के इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं। मैं ऐसे दर्जनों लोगों को जानता हूँ। यहाँ का हर नेता ओखला का बदकिस्मती ये है कि ओखला का हर नेता उसका एक अपना पालतू बिल्डर है और एक पालतू स्टेबाज़ है। ये और बहुत संजीदगी के साथ ये बात मैं कह रहा हूँ। अगर किसी नेता को मेरी इस बात से ऑब्जेक्शन हो तो वो नेता मुझसे बात पूछ सकता है और मैं उसका पूरा शिजरा पढ़ के सुना दूंगा कि देख तेरी औकात ये है। यहाँ पे जितनी भी बुराई है वो इन नेताओं ने पैदा की है। जैसे आप देख रहे हैं कि हर जगह जाम लग रहा है, हर जगह प्रॉब्लम हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं। ये कौन करा रहा है? सड़कों पे ये किस नेता के लग रहे हैं? आम आदमी के लग रहे हैं? नहीं लग रहे हैं। फिर हम इस पे अगर कंसंट्रेट करें, तो क्या हम माने कि जिस अमानत साहब के आप इतने करीब हैं, देखिए पूरा ओखला मुझे बहुत सारे लोग मिलते रहते कहते हैं कि परवेज भाई अमानत भाई के बिल्कुल जो खास तरीन लोग होते हैं ना, टॉप 5 लोग निकालेंगे ना ओखला में, तो आपका भी नाम आता है उनसे करीब में। तो मुझे तो वो ताज्जुब लग रही है कि अमानत भाई से जो आदमी इतना करीब है, तो क्या वाकई में अमानत भाई इस पूरे मामले में आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या वो कह रहे हैं कि रुक जाइए कुछ दिन में हो जाएगा? अमानत साहब के बारे में मुझे किसी ने बताया कि अमानत साहब ज़ीशान हैदर के पार्टनर हैं, तो मुझे तो यकीन नहीं हुआ। अब अल्लाह ना करे वो ज़ीशान हैदर के पार्टनर हों। अगर वो ज़ीशान हैदर के पार्टनर हैं तो वो मेरे साथ खेल रहे थे। नहीं, अमानत भाई अगर पार्टनर भी हैं, हाँ। तो बुरे काम में पार्टनर नहीं है ना, वो तो एक बिल्डिंग बन रही है, अगर पैसा कहीं लग रहा है, तो ये तो बात पार्टनर अगर हैं तो कोई बुराई भी नहीं है। तो अमानत साहब को 1 साल से पता है कि ज़ीशान हैदर ने पैसे मार रखे हैं। ज़ीशान हैदर उनके को एक्यूज्ड हैं।
एक केस में ईडी वाले केस में कोई एक्यूज है। अमानत साहब को मुझसे बात करनी चाहिए, खुली बात करनी चाहिए। और अमानत साहब के लिए तो मैंने आपने जितना गिनाया उतना किया है। अमानत साहब क्या इतने बड़े नेता हो गए कि अमानत साहब इन दोनों को तीनों को लेकर के मेरे घर पे नहीं आ सकते थे? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ भाई, इस इलाके का कोई भी बिल्डर ऐसा नहीं है जो अमानत भाई उससे कहें कि भाई ये सब मिल माल के तुम लोग हल करो, आपस में खत्म करो। और नहीं माने, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, वो एमएलए हैं, उनके पास पावर है, और वो इस सलाहियत के मालिक हैं भी, चाहे तो कर सकते हैं। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि अमानत भाई इसमें इंटरेस्ट ले क्यों नहीं रहे हैं। अब ये बेहतर तो अमानत साहब बताएंगे, लेकिन बात दरअसल ये है कि मैंने अमानत साहब को 2 बार, पहली बार 3 बार इलेक्शन लड़ाया। एक बार उनकी बड़ी जबरदस्त मुखालफत भी की थी, क्योंकि उनकी हरकतें कुछ इस तरह से हो गई थी जिसको उन्होंने बाद में तस्लीम भी किया, और उन्होंने बताया कि उनका इनएक्सपीरियंस था, उसकी वजह से उनके साथ ये सब हुआ। अल्लाह उनको सलामत रखे। लेकिन जिस तरीके से इस मामले में उन्होंने मेरा साथ दिया है, मैं बहुत ज्यादा मायूस हूं। मैं उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि हमारे ताल्लुकात 2015 में बहुत अच्छे थे। फिर उसके बाद इस कदर बिगड़ गए थे कि उन्होंने मेरे ऊपर गोलियां चलवानी और गुंडों से गालियां दिलवानी, धमकी दिलवानी करती शुरू कर दी। फिर उसके बाद अल्लाह ने उन्हें थोड़ी सी शायद उनकी दुआओं में असर हुआ, उनको कुछ समझ में आया, उन्होंने मुझसे रुजू किया, हमारे ताल्लुकात अच्छे हुए। मैंने इस इलेक्शन में उनको तमाम पार्टियों की गालियां खा करके, तमाम दोस्तों की नाराजगी सह करके, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी ना जीत जाए, मैंने उनको सपोर्ट किया। लेकिन आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि जब वो मेरे साथ इस तरह से कर सकते हैं, तो बाकी लोगों के साथ क्या करते होंगे, ये मैं नहीं जानता। मुझे परिवार एक चीज ये बताइए, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बिल्डर भी आपके दोस्त हैं। जी। अब मैं बिल्डर को बुरा नहीं कहता, क्योंकि बिल्डर 2-4 बिल्डर खराब हो सकते हैं, धोखेबाज बिल्डर बहुत सारे अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे बिल्डर को मैं जानता हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या 2-4-5 जो अच्छे बिल्डर हैं, उनसे आपने बात नहीं की? भाई देखो, बिल्डर लॉबी भी बदनाम होगी, नेगेटिव जाएगा तुम लोग, तो क्या तुम लोग मिलके भी इस मामले को हल नहीं कर सकते हो? क्या आपने ऐसे कुछ बिल्डरों से बात की? उनका क्या रिस्पॉन्स रहा? देखिए, यहाँ सारे बिल्डर जो हैं, एक चौराहे पे आपस में एक दूसरे को गाली देते हैं, दूसरे चौराहे पे उनकी एक दूसरी साइड में पत्तियां होती हैं, और तीसरे साइड पे पिछली साइड के लिए लड़ाई मार चल रही होती है। तो बिल्डर्स यहाँ की सबसे कमजोर प्रजाति के लोग हैं, जो किसी को कुछ नहीं कह सकते। जब यहाँ अमजद भूरा और दूसरे जितने भी बड़े बड़े जो हैं, क्या कहते हैं, स्टेबाज जो हैं, स्टे लेते हैं, तो ये बेचारे म्याऊं म्याऊं करते हुए उनको पैसे एक्सटॉर्शन में। यही मेरा एक सवाल यही था कि मैं ज्यादातर बिल्डर को जानता हूँ जो इन चीटरों को, चाहे जो भी हो, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, जितने भी चीटर हैं उनसे ये बहुत डरते हैं। ये लोग मुझे कहेंगे, अरे शिवली भाई उस चीटर के खिलाफ न्यूज बनाइए। मैं बोलता हूँ आप इंटरव्यू में मुझे नाम बोल दीजिए उसका, वो नहीं बोलते। तो ये चीटरों से तो डरते हैं, और आप जैसे लोग या और कोई दूसरा लोग इनके पैसे फंसे हुए तो देने को तैयार नहीं हो रहे ये लोग। देखिए, इन लोगों को ये उम्मीद है कि मैं कभी इस इलाके की किसी बिल्डिंग को हाईकोर्ट में जाकर के नहीं गिरवाऊंगा। इन लोगों को मेरे किरदार के बारे में पता है कि मैं किसी मुसलमान का नुकसान नहीं कर सकता हूँ, और शिकायत तो बहुत दूर की बात है, मैं इस तरह का बोझ लेके मरना भी नहीं चाहूंगा। लेकिन मेरी एक बात समझ में आ रही है कि ये ऐसे लोग हैं जो लगातार लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, और इनके जुल्म को अगर रोका नहीं गया तो उसकी भी जवाबदेही अल्लाह हम जैसे लोगों से पूछेगा, जिनके पास सलाहियत है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं कि वो इन जैसे लोगों को रोक सके। उसके बाद भी अगर हम नहीं रोकते हैं तो बहुत गलत होता है। तो मैंने बहुत सोचने के बाद अपने दोस्तों से, अपने करीबियों से, और जो बाकी विक्टिम्स हैं उनसे मशवरा करने के बाद मैंने ये सोचा है कि ये जितने भी चीटर बिल्डर हैं, मैं इनका यहाँ से इंतकाल फरमा गए हैं। ये अब ये यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं बना पाएंगे। ये यहाँ पे किसी भी तरीके का अगर इनके साथ कोई कारोबार करेगा तो वो अपने रिस्क पे करेगा। ना मैं इनकी बिल्डिंगों में अब मीटर लगने दूंगा किसी में, ना मैं इनकी बिल्डिंगों पे फावड़ा लगने दूंगा। और अगर कोई बिल्डर इससे भी नहीं मानेगा तो उसकी बिल्डिंग को पूरा जमींदोज कराया जाएगा। देखिए परेश भाई, जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि आपका दिल दुख रहा है, और आप कह रहे हैं कि देखिए, एक मोमिन के नाते हम किसी की बिल्डिंग गिरवाएंगे नहीं, डिमोलिश नहीं करवाएंगे, स्टेबाजी नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह आपका दिल दुख रहा है अपने पैसे के लिए, तो ये डर तो बना रहेगा, पता नहीं आप किस हद तक चले जाए इन लोगों के खिलाफ। नहीं, हद तक जाने की कोई बात नहीं है। हद तक
तो ज़ाहिर बात है अगर कोई अच्छा बिल्डर तो ज़ाहिर बात है उसकी तारीफ़ भी होनी चाहिए। यहाँ बहुत सारे अच्छे बिल्डर भी हैं। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि ज़्यादातर अच्छे बिल्डर हैं, लेकिन वो बहुत नालायक हैं। जो अच्छे बिल्डर हैं वो बहुत नालायक हैं कि उन्होंने जो स्टेबाज़ हैं उनके सामने घुटने टेक दिए। जो बेईमान है उनको अपना पार्टनर बना लिया, जो बेईमान बिल्डर है उनको अपना पार्टनर बना लिया। तो ज़िम्मेदारी उनकी भी है, ज़िम्मेदारी यहाँ के नेताओं की भी है कि जो अपने इलाके को साफ-सुथरा नहीं कर पाए। जो जिनके ऑफिस में जाओ तो पता लगा वो फलाना चीटर बैठा हुआ, फलाना चीटर बैठा हुआ, फलाना चीटर जाके बाहर उठ के खड़े हो जाओ। क्यों भाई? अब उस चीटर के बगल में थोड़ी ना बैठ सकते हैं। पता लगा वो उसी प्लेट से बिस्किट उठा के वो भी खा रहा है, मैं भी खा रहा हूँ। तो मेरे उसमें क्या फ़र्क है? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और अब ठीक है, थोड़ा-सा मैंने भी सोचा था कि मैं उम्र हो गई, अब रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन अब थोड़ा-सा इन सारे बिल्डर्स को थोड़ा-सा जो चीटर हैं इस इलाके के, उनको इंशाअल्लाह बहुत जल्द इनाम मिलेगा और तमाम जो यहाँ के नेता लोग हैं, उनसे ये मैं कह रहा हूँ कि आपके पास मौका है कि आप जो हैं, अगर मैं कोर्ट वगैरह जाऊँगा, तो मैं बहुत टेक्निकल ग्राउंड पे जाऊँगा। मैं इसलिए नहीं जाऊँगा कि अवैध कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। मैं जिन ग्राउंड्स पे जाऊँगा, इस इलाके में आप लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी और मेरे पास सारे अगर आपको आके देखना भी हो तो आप आके देख सकते हैं। मेरे पास इतने ग्राउंड्स हैं कि आपके पूरे कंस्ट्रक्शन इलाके में कंस्ट्रक्शन बंद हो जाएगा। तो इसलिए बराए मेहरबानी जिन लोगों को इन बिल्डरों ने सता रखा है, उनके साथ खड़े होइए, उनका साथ दीजिए, उनको इंसाफ दिलाइए, उनके पैसे वापस दिलाइए और ये जो चीटरों से गलबहियाँ करते फिर रहे हैं आप, अगर उनको पब्लिकली डिसोन नहीं करेंगे आप, तो ये माना जाएगा कि आप अब भी उनके साथ हैं और आपका हशर भी वही होगा जो इन चीटरों का होगा। मैंने पहले ही अपने इंट्रो में कहा था, यहाँ जो बिल्डिंगें बनती हैं उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं, लेकिन मैंने कभी भी उन बिल्डिंगों के खिलाफ कोई भी न्यूज़ नहीं बनाई है और मेरा ये मकसद भी नहीं है। मैं इंशाल्लाह कभी बनाऊंगा भी नहीं। मैं जानता हूँ कहाँ-कहाँ बिल्डिंग गलत तरीके से बन रही है, लेकिन इंशाल्लाह मैं कभी भी उसके खिलाफ न्यूज़ नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरा ये मकसद नहीं है किसी बिल्डर को परेशान करना। लेकिन अगर बिल्डर चीटर निकल जाएंगे, परवेज मोहम्मद जैसे आदमी को चीट करने लगेंगे, तो न्यूज़ तो बनेगी ही। ओखला में ऐसे जो लोग भी हैं जिनके साथ बिल्डरों ने चीटिंग की है, तो प्लीज़ आप मुझे इंटरव्यू दीजिए, पुलिस में जाइए, अदालत में जाइए, खामोश मत बैठिए, बोलना सीखिए। बोलेंगे नहीं आप तो आपके साथ चीटिंग होती रहेगी। सोचिए कितनी उम्मीद लेके लोग ओखला में आते हैं। यूपी के लोग, बिहार के लोग, बंगाल के लोग, न जाने कहाँ-कहाँ के लोग बहुत उम्मीद लेकर आते हैं कि ओखला में रहूँगा, बच्चों का दाखिला जामिया में करा दूँगा, बेहतरीन इत्मीनान की ज़िंदगी वहाँ गुज़रेगी। लेकिन जब वो यहाँ आएँगे, मालूम चलेगा कि उनका फ्लैट तो बिल्डर ने 2-3 लोगों को बेच दिया है। मालूम चलेगा कि उनके फ्लैट में तो कुछ डिस्प्यूट हो गया, उन्हें मिलेगा ही नहीं। तो ये कितनी खराब बात है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप में से भी किसी के साथ किसी बिल्डर ने चीट किया है, तो प्लीज़ सामने आइए, उनके खिलाफ बोलने का हौसला रखिए। और नवेद साहब जिनका परवेज भाई ने नाम लिया है और जिशान जिनका इन्होंने नाम लिया है, 2 का इन्होंने नाम लिया है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि परवेज मोहम्मद गलत बोल रहे हैं, झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो प्लीज़ आप भी चाहे तो खुद ही लाइव होके बोल दीजिए, चाहे तो मुझे इंटरव्यू दे दीजिए और बताइए कि ये जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। और अगर ये गलत नहीं बोल रहे हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि इनका जो पैसा है वो इन्हें वापस कीजिए। टाइम आप ले सकते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, किस्तों में पैसा दे सकते हैं, लेकिन अगर इनका पैसा बनता है आपके पास, तो वो पैसा तो आपको देना ही होगा। फिर आप मुझे एक आखिरी सवाल बताइए, आपने जो उनको पैसे दिए हैं, कोई सबूत है आपके पास? मेरे पास एग्रीमेंट है, रिसीट है, सब कुछ। सारी चीज़ें? सीसीटीवी फुटेज भी है, सारी चीज़ें हैं, उनके व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, मतलब इतने हैं कि आप सोच नहीं सकते। अगर मैं आज की तारीख में कोर्ट चला जाऊँ तो 100% कन्विक्शन करा दूँगा चीटिंग के केस में। दोस्तों एक चीज़ मैं और कहूँगा आपको, यहाँ सोशल वर्कर भी बहुत हैं। बहुत ज़्यादा लोग अपने आप को लिखते हैं कि मैं सोशल वर्कर हूँ। तो जो लोग अच्छे हैं, जो एक्टिव हैं, जो ईमानदार हैं, वो ऐसे मामलों में साथ आइए और कोशिश कीजिए कि किसी के साथ चीटिंग नहीं हो। आप जानते हैं मैं ऐसे पचासों केस यहाँ जानता हूँ चीटिंग के, लेकिन जिसके साथ चीटिंग हुई है वो बंदा सामने आकर मुझे इंटरव्यू ही नहीं देता, इसलिए मैं वो न्यूज़ नहीं बनाता। कई जगह ऐसी हुई है जब बिल्डरों ने ज़बरदस्ती वहाँ पे दुकान बना दी। कई जगह ऐसा हुई है जब एक दुकान 2 लोगों को बेच दी। मैं जानता हूँ वो कौन-सी दुकान है, मैं बिल्डर को भी जानता हूँ, जिसके साथ धोखा हुआ है वो भी जानता हूँ। लेकिन मैं खुद से किसी को परेशान या किसी के खिलाफ न्यूज़ नहीं बनाता। जिसके खिलाफ ये धोखा हुआ है, साजिश हुई है, जब तक वो सामने नहीं आएगा, वो इंटरव्यू नहीं देगा, इस तरह की न्यूज़ मैं कभी नहीं बनाऊँगा। आप लोग प्लीज़
इसमें अपनी राय ज़रूर दीजिए, इस मामले में क्या हो सकता है? इनको ज़्यादातर लोग जानते हैं, मैं देखता हूँ जब मैं इनके साथ कभी-कभी रास्ते में चाय पीता रहता हूँ, पचासों लोग इनको सलाम करते हैं, फेसबुक में इनकी वीडियो देखता हूँ या इनके जो कमेंट देखता हूँ, कुछ लिखते हैं ये तो कितने लोगों के मैं कमेंट देखता हूँ, इससे मुझे अंदाज़ा होता है कितनी इनको मालूमात है, कितनी इलाके के बारे में जानते हैं। लेकिन इनके साथ धोखा हो गया, ये बहुत ताज्जुब हो रहा है। जब इनके साथ धोखा हो गया, तो आप लोग अपने बारे में सोचिए, आपकी कोई अपनी हैसियत है? ओखला में कोई जानता है आपको? जब ये नहीं अपने आप को बचा पा रहे हैं, परेशान हैं, टेंशन में हैं कि वो पैसा कैसे निकलेगा? हालाँकि पैसा निकालना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, एक कोर्ट चले जाएँगे, अदालत चले जाएँगे, कुछ लोगों को जेल हो जाएगी, पैसा मिल जाए तो ऐसा है। लेकिन फिर भी जो आदमी बीमार है, उसे वक़्ती तौर पे तो टेंशन हो ही गई है, तो जब इनको टेंशन हो सकती है, तो आप लोग अपने-अपने बारे में सोचिए कि यहाँ अगर आप एहतियात नहीं बरते, होश में नहीं रहे, तो क्या कुछ आपके साथ हो सकता है। इनसे सीखिए, दुकान लेने से पहले, मकान लेने से पहले, फ्लैट लेने से पहले 1000 बार सोचिए, 1000 लोगों से मालूम कीजिए, तभी लीजिए, नहीं तो रोते रहेंगे।